चलिए दोस्तों, आज के सेशन में जैसा कि आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कि आज जो हमारी क्लास है वो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास है। तो फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अपन ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है ना। आप देखो, किसी भी मार्केट में चले जाओ, आप स्टॉक मार्केट में जाओगे या क्रिप्टो में जाओगे, आप कोई भी या फॉरेक्स में जाओगे, विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आपको आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस होता है यदि हम किसी पर्टिकुलर शेयर को परचेस करते हैं, है ना, तो जिस कंपनी के शेयर हम परचेस कर रहे हैं उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उस पर कर्जा कितना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ईयर ऑन ईयर उसका मतलब रोड मैप क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें उसका एनालिसिस करना होता है। ऐसे ही क्रिप्टो में भी हमें एनालिसिस करना होता है। जिस प्रोजेक्ट का हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंडामेंटल देखते हैं। सेम यहाँ पे फॉरेक्स में भी हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज्यादा डीपली नहीं करना होता है। यहाँ बहुत छोटी चीजें होती है, दो तीन तरह की, चार तरह की न्यूज होती है जिनको हमें फोकस करना होता है। तो देखिए, आप ट्रेडिंग में ना दो, या तो मार्केट फंडामेंटल बेस्ड रन करेगा, मतलब फंडामेंटल न्यूज के आधार पे रन करेगा, या फिर टेक्निकल आधार पे रन करेगा। आप इस चीज का ध्यान रखना, यदि फंडामेंटल न्यूज मतलब आ रही है, कोई न्यूज ऐसी आ रही है, तो उस समय आपके टेक्निकल सारे फेल हो जाएंगे। आप कितना भी एनालिसिस कर लेना, कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, कुछ भी कर लेना, यदि आप न्यूज निगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, तो मार्केट है ना आपके जो आपका जो एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो सब मतलब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों पे काम करता है, ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो आज हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल क्लास हमारी 1 या 2 दिन बाद हमारी स्टार्ट होगी। बाकी आज हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का यदि सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट न्यूज। कुछ न्यूज जो है ना, जो ग्लोबली मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, उस पर मतलब प्रभाव डालती हैं। और स्पेशली मैं यूएस की बात करूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यूएसडी जो डॉलर है वो डोमिनेंट है किसमें? ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जैसा भी समझना चाहें आप। अमूमन कंट्री ऐसे समझ लें, अमूमन कंट्री यदि अभी भी यदि ट्रेड करती हैं तो वो डॉलर के रिस्पेक्ट में ट्रेड करती हैं। हालांकि वो बात अलग है, अब आजकल तो कुछ सिनेरियो चेंज हो, बात चल रही है चेंज होने की, कि भाई अमूमन कंट्री अपनी अपनी करेंसी आगे ला रही हैं कि भाई हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। इंडिया इंडिया खुद बोल रहा है कि हम आईएनआर में ट्रेड करेंगे, अलग अलग कंट्रीज बोल रही हैं। तो एक आगे क्या होगा एक अलग बात है, पर अभी की सिचुएशन में, अभी की स्थिति में आप देख पाएंगे कि ग्लोबली जो 214 215 कंट्रीज हैं, उसमें अमूमन कंट्रीज डॉलर के आधार पे ट्रेड करती हैं। एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट होता है वो डॉलर के आधार पे होता है। तो डॉलर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है ना, उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए इस चीज को। मान लीजिए पाकिस्तान की करेंसी पीकेआर, या श्रीलंका की करेंसी, या कोई छोटा मोटा भूटान भूटान की करेंसी में कोई न्यूज आती है, तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट करेंसी नहीं है। पर यूएसडी में और यूरो में, स्पेशली मैं यूएसडी की बात करूंगा, सेकंड नंबर पे यूरो, यूएसडी में यदि कोई न्यूज आती है तो उसका पूरे इंटायर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो थोड़ा सा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले है ना, थोड़ी सी एक दो चीजें और आपको बता दूं, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हो या आपके नजर में होगा ये चीज, अभी कुछ समय पहले, 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले, कुछ लगभग $3.5-4 बिलियन प्रिंट हुए थे। एक्सिस प्रिंटिंग हुई थी यूएस में। मतलब जो जितनी उनकी अथॉरिटी थी ना प्रिंट करने की, उससे भी ज्यादा नोट उन्होंने प्रिंट कर दिए थे। थोड़ा सा मैं एक 5 मिनट की स्टोरी बताऊंगा उसके पीछे क्या रीजन था, ताकि ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस में आगे चल के थोड़ी सी हेल्प करेगी। आप यूएस में अभी देख रहे होंगे, है ना, यूएस में एक्चुअली पिछले लगभग 1 साल से लगातार गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों, क्या है, क्यों बढ़ा रही है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण क्या होता है, वहां पे बैंक शटर डाउन हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ की जो एसबीआई है, या पंजाब नेशनल बैंक है, या यस बैंक है, आईसीआईसी, जैसे हमारे यहाँ बैंक है, ऐसे वहां पे भी सिल्वर गेट है, सिलिकॉन वैली है ना, आप रिपब्लिक बैंक है, ये सारी बैंक्स बंद हो चुकी है वहां पे।
है ना। अब ये क्यों बंद हुई है उसके बारे में अपन आगे की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि वहां की इकोनॉमी में कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, वहां के डॉलर पे कोई भी मतलब वीकनेस या मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबली मार्केट को देखने को मिलता है। तो उसमें से हम सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जब भी हम ट्रेड करेंगे दोस्तों, अब मैं अपनी तरफ से एक टिप ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे अभी पहले मैंने 2-3 टिप बताई है, मैंने अब बताया आपको गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल से आप दूर रहेंगे, लॉट का साइज आप 0.01 रखेंगे, है ना, और एसएल हमेशा यूज करेंगे। और आज चौथा टिप है मेरी तरफ से, वो ये है, यदि आप बिगिनर हैं तो न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे। दैट्स इट। न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो अब धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब न्यूज, कौन कौन सी न्यूज है जिन पे हमें नजर रखना है, और वो न्यूज हम कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से हमें ऑथेंटिक न्यूज देखने को मिलेगी। तो पहली जो न्यूज है वो है जीडीपी। आप सब लोग जानते हैं जीडीपी क्या होता है। किसी कंट्री की इकोनॉमी का एक तरह का बैकबोन बोल दें, या जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उस कंट्री की जीडीपी उतनी अच्छी होगी। तो यदि अब मैं बात करता हूँ श्रीलंका या पाकिस्तान या छोटे मोटे कंट्री की जीडीपी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मेन उन कंट्रीज की जीडीपी से मतलब है जो मार्केट में डोमिनेंस रखती हैं, लाइक उनका कुछ ज्यादा ही प्रभाव होता है, जैसे कि यूएसडी डॉलर। तो यूएस की जीडीपी का हमें विशेष ध्यान रखना है, यूरो की जीडीपी का विशेष ध्यान रखना है ना। तो आप समझिए किसी देश में लगातार, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंडिया की बात करता हूँ, लगातार इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, लगातार इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है इंडिया की करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ऐसे ही यूएस की यदि लगातार जीडीपी बढ़ती हुई आ रही है, तो ऑब्वियस बात है यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, यदि जीडीपी बढ़ के आता है, जीडीपी का डेटा बढ़ के आता है, तो वो करेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी या स्ट्रांग होगी। अब हमें और किसी भी कंट्रीज की जीडीपी को फोकस नहीं करना, मेनली हमें यूएस को फोकस करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जीडीपी का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये न्यूज है जिन पे हमें नजर रखनी है। अब ये कहां से देखनी है वो अपने आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरी जो हमारी न्यूज है, एनएफपी, नॉन फर्म पेरोल, है ना। अब ये नॉन फर्म पेरोल के छोटा सा डेफिनेशन आप समझ लें, हालांकि आप लोगों को एग्जाम नहीं देना, पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दिया जाए, यदि गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दिया जाए और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, यदि वो इनकम बढ़ती है, उसको बोलते हैं, उस इनकम को बोलते हैं एनएफपी, नॉन फर्म पेरोल। यदि वो डेटा बढ़ते हुए आ रहा है, तो उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी। तीसरा है आपका, मेरे किसी भी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो साथ में चैट बॉक्स में डालते चलें, अदरवाइज लास्ट में अपन की सेशन रखेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैं दोनों को एक ही साथ लिख देता हूँ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, रोजगार बढ़ेगा तो करेंसी स्ट्रांग होगी। किसी भी देश में रोजगार बढ़ रहा है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, और बेरोजगारी बढ़ रही है तो करेंसी कमजोर होगी। सिंपल सा है। अब हमें ये न्यूज कहाँ की देखनी है, मेनली हमें यूएस की देखनी है, हमें यूएस को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम जिस मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट डॉलर का रहता है। चौथी जो हमारी न्यूज रहेगी दोस्तों, वो रहेगा हमारा सीपीआई का डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाम सुना होगा आपने, यदि इंग्लिश में नहीं सुना होगा तो हिंदी में भी सुना होगा। आर्थिक मूल्य सूचकांक करके बोलते हैं। तब पहले के, अभी कुछ साल पहले तक ये डब्ल्यूपीआई में मेजरमेंट होती थी इसकी, डब्ल्यूपीआई में। बाकी आपको इतना ज्यादा डिटेल दिमाग में नहीं रखना है, पर ये है क्या इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और ये कहाँ न्यूज देखनी है वो जानते हैं। तो सीपीआई का डेटा क्या होता है, ये एक इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब जो कंज्यूमर की जो डेली यूजेस की जो चीजें हैं, उनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसका एक इंडेक्स बनता है, एक इंडेक्स तैयार होता है। यदि लगातार चीजें महंगी हो रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीपीआई का डेटा लगातार बढ़ेगा। पहले ये डब्ल्यूपीआई में कैलकुलेट होता था, यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको अभी हटा लीजिएगा, तो सीपीआई पे ही आप बात करें। तो देखो, यदि किसी भी कंट्री में, मैं किसी भी कंट्री से मतलब मैं मेनली फोकस करूंगा यूएस के ऊपर, है ना। तो किसी भी कंट्री में यदि सीपीआई का डेटा बढ़ते हुए आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस कंट्री में लगातार महंगाई बढ़ रही है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है।
तो मैं इसको एक लाइन में ऐसा कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन को नापने के लिए जिस इंडेक्स का यूज किया जाता है उसको सीपीआई बोलते हैं। जैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं ना, टेम्परेचर को नापते हैं थर्मोमीटर में, ऐसे महंगाई को सीपीआई में नापते हैं। तो जैसे जैसे सीपीआई का डेटा बढ़ते हुए आएगा, या यूं बोल दें इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे उस देश की करेंसी क्या होगी, कमजोर होगी। तो मैं साथ में यहाँ इन्फ्लेशन भी लिख देता हूं। इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन का मेजरमेंट तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। महंगाई बढ़ती क्यों है? आप लोगों ने कभी सोचा है महंगाई क्यों बढ़ती है? देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है, कैश है, कैश, इसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं लिक्विड मनी। यदि आपके पास लिक्विड मनी है, ऐसे समझिए यदि मेरी जेब में 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, और मुझे मान के चलो 10 किलोमीटर जाना है, तो मैं ऑटो वाले से नहीं पूछूंगा कि भाई कितना किराया लोगे। मैं उसको सिर्फ ये बोलूंगा कि भाई मुझे वहां जाना है, और वो सोचेगा यार इसने किराया तो पूछा नहीं, 100 रुपए लगते हैं, ऐसा करता हूँ मैं 150 रुपए बता देता हूँ। तो वो आपको क्या करेगा, 150 रुपए बता देगा। आप पूछोगे भी नहीं क्यों 150 रुपए, आप उसको 150 रुपए दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा है, लिक्विड मनी है। तो वो टैक्सी वाला सोचेगा यार मेरा ये किराया 150 रुपए हो गया क्या। तो इससे इसी तरह धीरे धीरे क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्वीट्स की शॉप पर जाना चाहता हूँ, मिठाई की दुकान पर जाना चाहता हूँ, तो मैं उससे, यानी मेरे पास यदि कैश बहुत ज्यादा है, तो मैं उससे पूछूंगा नहीं कितने रुपए किलो मिठाई दी है, मैं उससे ये बोलूंगा ये पैक कर दो, 1 1 किलो 2 2 किलो पैक कर दो। तो वो दुकानदार भी सोचेगा यार 100 रुपए की मिठाई इसने पूछी तो है नहीं, मैं 120 बता देता हूँ, और आप 120 रुपए दे के मिठाई ले आते हो। तो वो दुकानदार सोचता है यार मेरी मिठाई 120 रुपए की हो गई, तो आज से इसका प्राइस 120 ही रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, महंगाई कैसे बढ़ती है? महंगाई ऐसे बढ़ती है कि हमारे पास जब लिक्विड पैसा ज्यादा होता है तो हम मोल या बार्गेनिंग नहीं करते, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ती, महंगाई कौन बढ़ाता है? हम लोग, हम सब लोग ही महंगाई बढ़ाते हैं। आप सोचो आपके पास पैसे कम होंगे, अगर आपके जेब में लिक्विड मनी कम होगा तो आप उस दुकानदार से बोलोगे भाई साहब 100 रुपए नहीं 80 रुपए में दे देना, तो वो ही दुकानदार सोचेगा यार रखी रखी मिठाई खराब हो जाएगी, 80 में सेल आउट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि इंसान के पास, लोगों के पास यदि कैश पैसा, लिक्विड पैसा ज्यादा रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो कि आजकल यूएस में देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो एक न्यूज हमें कौन सी देखनी है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, अच्छा इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी कमजोर होगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी कमजोर होगी। अब देखिए, आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट देख रही है कि जनता के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जनता महंगाई बढ़ा रही है, ऐसा करते हैं कुछ ऐसी स्कीम निकालते हैं ताकि जनता का पैसा बैंक में आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, बोलती है भैया सेविंग अकाउंट पे 6% की जगह 7% का ब्याज मिलेगा, एफडी पे 7% की जगह 8 का मिलेगा, पीपीएफ पे 10% की जगह 12% का ब्याज मिलेगा। तो आप भी सोचोगे यार कि ये जेब में रखने से मतलब क्या है, पैसा का बैंक में डाल देते ना तो ब्याज आएगा अच्छा। तो गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि भाई यदि आपके पास पैसा रहेगा आप महंगाई बढ़ाओगे, और महंगाई बढ़ेगी तो सरकार की किरकिरी होगी, इकोनॉमी डाउन होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ताकि लोग, ब्याज दर जब बढ़ के मिलेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में जमा करेंगे। और गवर्नमेंट की इंटेंशन यही होता है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है वैसे वैसे करेंसी डाउन होती है। यूएस में यही तो था, पिछले 1 साल से मतलब 8 10 महीने से लगातार वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, लगभग 8 9% का इन्फ्लेशन था वहाँ पे। और मिस्टर पॉवेल वहाँ के जो यूएस फेडरल के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि मैं कम से कम 2% तक मुझे लाना है इन्फ्लेशन को। अभी हाल फिलहाल में 5 या 6 के समथिंग चल रहा है, 5 साढ़े 5 चल रहा है वहाँ पे इन्फ्लेशन। तो वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। तो बैंकों पे, जितनी बैंक के पास जो पैसा था ना वो सारा ब्याज में ही चला गया। तो बैंकों को, लोग अपना कैश निकालने आए तो बैंक के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए बैंक बैंक शटर डाउन हो गए, बैंक बंद हो गई। हालांकि गवर्नमेंट की किकरी हुई तो गवर्नमेंट ने पैसा छापा, बैंक को दिया, और बैंक ने फिर उसको दोबारा से मार्केट में पैसा उतारा, और जैसे मार्केट में पैसा आता है तो फिर महंगाई बढ़ती है। तो एक तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, दूसरी तरफ मनी एक्सेस मनी कर रही है। तो ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लगा होगा, है ना।
बाकी हम शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे, 5-6 न्यूज हैं, 1-2 न्यूज और होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो इन न्यूज को हमें कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो अब डिस्कस करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब लोग बिगिनर हैं, फ्रेशर्स हैं, इसलिए मैं आपको एक बहुत इजी टू यूज वेबसाइट बताऊंगा, उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो आप गूगल पे जाएंगे, FOREXFACTORY, फॉरेक्स फैक्ट्री को टाइप करेंगे, और मैं फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन कर रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का इंटरफेस तो नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे। जब ये वेबसाइट खुल जाएगी ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। सबसे पहला काम आपका करेगा, ज्वाइन पे जाना है, ज्वाइन, ज्वाइन पे जाके आप अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर लेना है। इसमें यहाँ पे ज्वाइन पे गया, वेट, इट विल टेक सम टाइम। सबसे पहला काम है आपको ज्वाइन पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ भी आप अपना कोई भी यूजर नेम डाल देना, यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड, पासवर्ड टाइप, ईमेल आईडी और इंडिया, और जो कंफर्म और ज्वाइन फॉरेस्ट फैक्ट्री, बस ये सारी चीजें डाल के आप इसको ज्वाइन कर देना। और पासवर्ड को सेव करने के लिए बोलेगा तो आप सेव कर देना, तो फिर बार बार ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ डालें, उसको एक बार यहाँ पे जाके ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के एक बार लॉगिन कर लेना। फिर बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है भाई, और डिफॉल्ट वही आईडी पासवर्ड डिफॉल्ट रिट्रीव कर लेता है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ये पेज खुल जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ज्वाइन करना है, फिर लॉगिन करना है, और फिर तीसरा काम हमें यहाँ पे टाइम को जरूर सेट करना है। यहाँ हो सकता है यूएस का या यूके का टाइम दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंडिया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वाला जो टाइम है ना, आपके पास ऐसी ऐसी कोई लिस्ट दिखेगी यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे कुछ ऐसी लिस्ट दिखेगी, किसी और कंट्री का टाइम दिया रहेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इंडिया का टाइम सेलेक्ट करना है इसको, और AM PM जो भी है तो वो आप सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है, बस दैट्स इट। तो अब आपके सामने आ गया इस तरह का इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में हमें क्या क्या देखना है, और पहले तो समझते हैं ये इंटरफेस में है क्या। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कैलेंडर है, आपको किसी पर्टिकुलर डेट की न्यूज देखनी है, सपोज दैट 3rd ऑफ अप्रैल है, तो आप चाहें तो 4 तारीख, मतलब कल की न्यूज देख सकते हैं। आप 4 पे क्लिक करेंगे तो कल का यहाँ पे न्यूज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डे और डेट आ जाएगा आपका, कितने बजे वो न्यूज आ रही है, यहाँ पे वो टाइमिंग आ जाएगा। यहाँ पे वो करेंसी आ जाएगी जिस करेंसी में न्यूज आ रही है। अब आता है इसका नंबर, ये बॉक्स जो है ना दोस्तों, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बिगनर्स के लिए ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अभी जब न्यूज आएगी तो जब ट्रेड नहीं लेनी है, कौन कौन सी न्यूज आएगी तब ट्रेड नहीं लेनी है, जो अभी मैंने डिस्कस किया है ना, वो न्यूज आएंगी तब आपको ट्रेड नहीं लेनी। कब तक नहीं लेनी, कम से कम 15-20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक उसका इम्पैक्ट रहता है। अब देखिए, ये रेड कलर का बॉक्स का मतलब ये है, अच्छा वहां पे एक पॉइंट छूट गया था, FOMC की मीटिंग, जो कि आज रात को 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे इसका रिजल्ट आएगा। एक वहां पे अभी जो 4-5 पॉइंट लिखे थे ना हमने यहाँ पे, वहां पे एक पॉइंट स्किप हो गया था FOMC का, तो FOMC की मीटिंग पे भी हमें नजर रखना होता है ना। तो ये मीटिंग में क्या है, इसमें कुछ मतलब प्रेस रिलीज होती है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्या करना है, उस हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको 3 कलर के बॉक्स देखने को मिलेंगे। एक होगा डार्क रेड, दूसरा येलो, और तीसरा होगा आपका ब्राउन कलर का। हो सकता है इसमें ब्राउन नहीं दिख रहा है, वेट अ मिनट, मैं किसी दूसरी तारीख में देख लेता हूँ जहां ब्राउन दिख रहा हो। चलिए देखो, ये ब्राउन, ये रेड, है ना, और ये येलो। अब इनका मतलब क्या है, ये 3 बॉक्स अलग अलग कलर के क्यों हैं। रेड कलर का जो बॉक्स है दोस्तों, इसमें जो न्यूज आएगी, जैसे कि ये न्यूज है, ये 5 तारीख को आएगी 12 बजे, किसमें आएगी, CHF में। तो ये जो रेड कलर का बॉक्स ये दर्शाता है कि इसमें जो न्यूज आएगी वो बहुत बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल मार्केट, मतलब हाई वॉलेटाइल न्यूज रहेगी, मतलब उसमें मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा।
या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा मार्केट या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रेड नहीं करनी, इसमें हमें ट्रेड नहीं करनी। ब्राउन कलर का बॉक्स का भी मतलब यही होता है कि इसमें जो न्यूज आएगी वो भी हाई वॉलेटाइल रहेगी, पर इतनी ज्यादा वॉलेटाइल न्यूज नहीं होगी जितना ये रेड बॉक्स वाली है। तो हम दोनों को अवॉइड करेंगे दोस्तों। हम जब भी न्यूज आएगी रेड बॉक्स वाले में और ये ब्राउन वाले में, तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। हमें ट्रेड लेनी है येलो बॉक्स में। येलो बॉक्स में न्यूज आती है, आप उसमें उस समय ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब रेड कलर का, खासकर रेड कलर की न्यूज तो बहुत खतरनाक है। देखो अभी हमने डिस्कस किया था ना, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉर्म पेरोल, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जब ये न्यूज आती है तो मार्केट बहुत ज्यादा या तो ऊपर जाता है या बहुत ज्यादा नीचे जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये प्रीवियस लिखा है, प्रीवियस मतलब ये जो डेटा प्रीवियस डेटा है, ये अनुमानित डेटा है कि भाई इतना अनुमान लगाया जा रहा है ना। और यहाँ जो एक्चुअल है ना, एक्चुअल का यहाँ पे ये ब्लैंक है अभी, क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूज नहीं आई है, ये 5 तारीख को आएगी। तो मैं अभी 3 तारीख की न्यूज पे चलता हूँ, 3 तारीख पे। चलिए देखिए, जैसे ये देखिए, सुबह सुबह आई थी, 4:15 बजे न्यूज आई थी एनजेडी में, ठीक है ना। और बहुत हाई इम्पेक्टेबल न्यूज थी, सुबह 4 बजे हाई इम्पेक्टेबल न्यूज थी, क्योंकि रेड कलर का बॉक्स है ना। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार का जो चेंज हुआ है, प्रतिशत चेंज हुआ है, वो ये कह रहे थे कि पिछली बार 0.5% था। अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 0.5% ही रहेगा, है ना। पर डेटा बढ़ के आया 0.8%, मतलब रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा। तो रोजगार बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज क्या है, पॉजिटिव है। यदि मेरे कई दोस्तों को यदि ये समझ नहीं आया ना, तो मैं शॉर्टकट रास्ता भी बताऊंगा, शॉर्टकट रास्ता भी बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि 0.5 का अनुमान लगा रहे थे, पर 0.8 आया है, मतलब लोगों को रोजगार ज्यादा मिला है। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब रोजगार बढ़ता है तो करेंसी स्ट्रांग होता है, मतलब ये एनजेडी स्ट्रांग हुआ होगा सुबह 4:15 बजे। एक सेकंड जरा इसको देखते हैं, NZD USD, सुबह 4:15 बजे। नहीं, कोई ज्यादा खास इम्पैक्ट तो नहीं है, हल्का फुल्का इम्पैक्ट है, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इसका। चलिए और देखते हैं आगे। ये देखिए, ये 3.4 था, 3.5 अनुमान लगा रहे थे और 3.4 आया, है ना, मतलब बेरोजगारी कम हुई। तो मतलब ये भी अच्छी न्यूज है। अब मेरे कई दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, सर ये परसेंट क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप सिंपल सा, जैसी न्यूज आई ना, यदि ये ग्रीन कलर का आ जाए तो समझ लेना पॉजिटिव न्यूज है, और यदि रेड कलर का आ जाए तो नेगेटिव न्यूज है, सिंपल सा। ग्रीन कलर का आता है तो पॉजिटिव, और रेड कलर का आता है तो नेगेटिव न्यूज है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, ये देखिए आपका 11:30 बजे, 11:30 बजे FOMC स्टेटमेंट है, मतलब प्रेस रिलीज है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब यहाँ पे तो डेटा नहीं आएगा क्योंकि प्रेस रिलीज है, भाषण है, स्पीच है, इसका तो कोई वो नहीं होता। पर सर यदि, हाँ, कल की न्यूज देखा हूँ 7 बजे 7:30 बजे की। कल मतलब 4 तारीख की। हाँ, 7:30 बजे की शाम को। 4 तारीख की या 2 तारीख की? किस कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल या जाने वाले कल? दो 2 तारीख की, कल 2 तारीख की, अच्छा। शाम को 7 बजे, 7:30 बजे की। ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड। तो 2 तारीख को शाम को 7:30 बजे ये आया है आपका जॉल्स जॉब ओपनिंग। तो ये न्यूज है, देखो इसमें ये न्यूज क्या है। यदि आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस बॉक्स पे भी क्लिक करके समझ सकते हैं कि क्या क्या कह रहा है ये, है ना। ये बोल रहा है एक्चुअल का डेटा यदि ग्रेटर देन आता है फोरकास्ट से, तो ये करेंसी के लिए अच्छा रहेगा। कई दोस्तों को इंग्लिश हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो नहीं आ रहा समझने, तो आप तो सिंपल सा यहाँ पे देख ले, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है ना।
तो मतलब ये क्या हुआ है कि मतलब ये न्यूज आई है वो नेगेटिव आई है, डॉलर में पॉजिटिव। न्यूज नेगेटिव आई है। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ गया है ना। मैं अभी आपके जवाब पे पहुंच रहा हूँ। आपको ये लग रहा है कि नेगेटिव डेटा है तो डॉलर को नीचे मतलब यूएसडी को नीचे करना चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव डेटा आया है, डॉलर को नीचे करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि अदर करेंसी नीचे गिरेगी। तो मैं इसमें लाइव चार्ट पे बताता हूँ आपको। यूएसडी सीएडी कब का है, कल का है ना। ये देखिए आपका कल का यही है क्या, 23 दो तारीख को। ये है, कितने बजे की न्यूज थी ये, 7:30 सात बजे, साढ़े साढ़े सात सात बजे है बजे ना, 7:30 बजे। तो अपन इसमें देखते हैं 2 तारीख को 7:15 बजे। हाँ, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, खास इम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा सा नीचे गया मार्केट। देखो, यदि डॉलर नीचे जा रहा है, इस चीज को अब मैं बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा, यदि डॉलर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारे मार्केट ऊपर जा रहे हैं। इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे, है ना। यदि डॉलर नीचे जा रहा है और यदि डॉलर में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, डॉलर में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका गोल्ड सिल्वर ये सब क्रिप्टो विप्टो ये सब नीचे गिरने वाले हैं। तो ये जो न्यूज हम चेक करेंगे ना, वो हमें न्यूज कहाँ से चेक करना है, यहाँ से। और इसमें भी देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मतलब यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं आता, जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ एक्चुअल डेटा नहीं आया है, तो हमें पता नहीं चलता। तो कोई चीजें तो क्या है, मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर अपन को मतलब एनालाइज करना होता है कि भाई क्या सिनेरियो दिख रहा है। अल्टीमेटली यदि यहाँ पे ग्रीन कलर का है तो आप इसको पॉजिटिव न्यूज मानेंगे, और रेड रेड कलर का है तो इसको नेगेटिव न्यूज मानेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। एयूडी में पॉजिटिव है 2 तारीख को, एयूडी यूएसडी 2 तारीख को कितने, 9:15 बजे है ना। तो ये कितने बजे है, हाँ ठीक है। ये 9:15 10 बजे के टाइम पे देखो, ये न्यूज आई थी, ये दोनों इम्पैक्ट मतलब देखो, ये एयूडी में पॉजिटिव न्यूज थी, एयूडी में पॉजिटिव न्यूज थी, तो आप देखेंगे पॉजिटिव न्यूज थी। तो देखो ये जब ये न्यूज इम्पैक्टेबल होती है तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, अदरवाइज तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी मैं आपसे ये बोलूंगा, आप न्यूज के टाइम पे क्या दूर रहेंगे, मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या है, न्यूज चेक करना होता है। आपको यदि अंदर बॉक्स से चेक करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। आप तो सिर्फ ये रेड कलर का आ जाए तो नेगेटिव न्यूज है, और ग्रीन कलर की आ जाए तो पॉजिटिव न्यूज है। ये जो डेटा है ना, ये एक्चुअल वाला डेटा, ये जैसी न्यूज आएगी ना मार्केट में, तुरंत ही यहाँ पे अपडेट हो जाता है, टाइम नहीं लगता, तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो आज की क्लास थी, जिसमें हमने आपको सिर्फ कुछ न्यूज बताई, इन्हीं न्यूज को हमें ज्यादातर ध्यान देना है। ऐसे तो न्यूज बहुत सारी होंगी यूएस में, है ना। अब देखो, ये सेको, कंज्यूमर क्लाइमेट, पता नहीं क्या, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, पता क्या क्या न्यूज आती रहती है। तो हमें ज्यादा इन न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो हमने अभी 5-6 चीजें बताई हैं उन्हीं पे हमें ज्यादा फोकस करना है। लाइक इंटरेस्ट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है, सीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा है, एनएफपी है, नॉन फर्म पेरोल है, या एफओएमसी की मीटिंग है ना। तो बस इन्हीं डेटा पे हमें ध्यान रखना है। हमें इसमें कोई ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, बस ये 5 चीजें बताइए, इन्हीं को देखो। इसका न्यूज आता है, पॉजिटिव होती है तो ग्रीन आ जाएगा, और नेगेटिव होती है तो रेड हो जाएगा। बाकी अब मैं चलता हूँ आपके सीधे क्वेश्चन पे। आपके जो भी क्वेश्चन है ना, तो मैं उनको पिकअप करता हूँ। तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं यदि आपका कोई डाउट है तो। और मेरे जितने भी मित्र अभी जो नए ऐड हो रहे हैं, आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दिए, है ना। आप उस फॉर्म को फिल कर दें और उसको सबमिट कर दें, है ना। जिन लोगों ने फिल नहीं किया उनके लिए है, ऑलरेडी जिन लोगों ने फिल किया है उनके लिए नहीं है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
क्या बात है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ दो ही कंडीशन में नहीं रह सकते, या तो सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता। मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। ओके ओके ओके, व्हाट्सएप नंबर में डाल देता हूँ। अच्छा, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है ना, अननेसेसरी आप लोग है ना थोड़ा सा, अ, वैसे आप सबके पास में है, मेरे पास मेरा नंबर है ना, पर यह है कि अननेसेसरी आप मैसेज मैसेज ना खेले। बाकी मैं नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, है ना। ब्रिजेश जी, आप ब्रिजेश जी है ना? सॉरी। जी, सुरेंद्र नाम है मेरा सर, सुरेंद्र सर, सुरेंद्र नाम है मेरा। हाँ सुरेंद्र जी, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आपने जो कल कल जो बताया था, उसमें डेमो अकाउंट बनाने के लिए, वो मैंने बना लिया है। तो हम्म। लेकिन उसमें फंडिंग मांग रहा है, मतलब डेमो अकाउंट में भी फंडिंग चाहिए होती है क्या नहीं कि नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ नहीं, आप कुछ नहीं होता बाय डिफॉल्ट। वो आपको $1,000 का या 1 लाख डॉलर का अकाउंट अकाउंट $10,000 का या $1 लाख का बाय डिफॉल्ट वो आपको अकाउंट बना के दे देते हैं डेमो का, है ना। और आप इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि आप उसे ऑपरेट करना नहीं आ रहा तो कल इसकी क्लास होगी, कल की है क्लास इसकी MT5 ओके। टर्मिनल की। तो कल इस पूरे प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है डेमो वाला, है ना। ठीक। बाकी आपका आपका शायद कल क्वेश्चन था लैब अकाउंट का, है ना, लैब अकाउंट का एक फोन नंबर वाला आपका इश्यू था शायद, है ना, कि जी जी यूएस जी का नंबर डाल सकते हैं ना। जी ओके जी ओके जी। ओके। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था एक्चुअली। क्या यूएस का यदि आप नंबर डालते हैं ना, एक्चुअली क्या कि मैं बताऊं यहाँ पे फॉरेक्स में ना एक गवर्नमेंट का रूल है जिसको बोलते हैं फेमा, है ना, फेमा एक्ट 1999। यदि उसमें क्या है, उस एक्ट के थ्रू आपको इंडियन बैंक में ही डिपॉजिट करना होता है और इंडियन बैंक से ही विड्रॉ लेना होता है ना। जी यदि जी कोई भी बंदा बाहरी बैंक में यदि डिपॉजिट करता है, जैसे आप यूएस से हैं, है ना, जैसे जी। आप बता रहे थे आप यूएस से, अब आप बाहरी बैंक से डिपॉजिट करते हैं, बाहरी बैंक से विड्रॉल करते हैं, तो आप फेमा एक्ट का वायलेशन करते हैं, फिर वो भी उसके उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वो एक अलग बात होती है। इसलिए मैंने पता किया था ऑफिस में, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो उन्होंने बोला था नहीं, इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक में वही नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है। अच्छा। ओके। हम्म। तो वो ओटीपी ओटीपी का कुछ इश्यू नहीं रहेगा, वो आपका उसमें हो जाएगा। अच्छा, तो उस बाकी केस में क्या कहते हैं, जैसे अगर आप वहां से उस अकाउंट से, आपने जो फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर जो ट्रांसफर करते हैं, वो यूएसडी में ट्रांसफर होता है या फिर रुपीस में ट्रांसफर होता है? आप जिसमें ट्रांसफर करना चाहे, देखो आपका डिपेंड करता है। यदि आप क्रिप्टो में डिपॉजिट करते हैं तो क्रिप्टो में ही आपको विड्रॉल मिलेगा। यदि आप मतलब आईएनआर में डिपॉजिट करते हैं तो आईएनआर में ही आपको वो विड्रॉल मिलेगा, ओके ओके। है ना। और यूएसडी में करना चाहते हैं, यूएसडी में ही हाँ पॉसिबल यूएस, है? हाँ हाँ यूएसडी पॉसिबल है। बाकी आजकल तो लोग है ना एक्सचेंज का सहारा लेने लगे, कि यूएसडी में क्या है, एक्सचेंज का कुछ ज्यादा ही खर्चा लगता है ना। हाँ हाँ तो हाँ। बड़ा बड़ा अमाउंट का तो लोग है ना एक्सचेंज का सहारा नहीं लेते, फिर वो बाइनेंस साइनेंस से क्या करते हैं, वो P2P विड्रॉल कर लेते हैं ओके, क्योंकि मेरा जब मेरा जो फंस। एनआरई अकाउंट है, तो एनआरई अकाउंट में जो सबमिट होता है, डिपॉजिट होता है, सॉरी, वो यूएसडी में होता है। हाँ तो हाँ, मैं वो सोच। कोई नहीं है। वो आपका जो कैश होगा ना, अब जी जैसे जी। हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यदि P2P ट्रांजेक्शन करना होता है, मुझे मान लो आपके पास पैसे भेजना है, तो मैं अपने सीधे यूएसडीटी भेज देता हूँ, आप यूएसडीटी को यूएसडी में चेंज कर लेते हो, अपना विड्रॉल लगा लेते ओके। हो, है ना। तो वो एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ इसलिए है कि फेमा एक्ट का वायलेशन ना हो। देखो आप गवर्नमेंट का कोई भी नियम तोड़ोगे, जैसे सपोज डेट आप प्रॉफिट है आपका 10 लाख रुपए का, आप यदि टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप उनका रूल को तोड़ रहे हो, तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो आपसे होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो रूल्स है उनको तो हमें साथ में लेकर चलना होता है। तो उसके लिए आपके लिए यही मैंने पूछा था, ये सॉल्यूशन है कि आप इंडियन बैंक और इंडियन नंबर होना चाहिए आपके पास में। तो ये जो आपने वेबसाइट बताई थी, ये जिसपे हाँ। मैंने कल रजिस्टर किया, वो इंडियन वेबसाइट है क्या? इंडियन नहीं, ये डिजिट मतलब ग्लोबल वेबसाइट है, ये एक अच्छा, ब्रोकर है, ये ग्लोबल। है ब्रोकर। ये ब्रोकर है। अब इस हाँ ब्रोकर के दुनिया की जितनी कंट्रीज है ना, सब कंट्री में इनके अपने व्यापार फैले हुए हैं, है ना। जिस जिस अच्छा कंट्री के अच्छा। जो रूल्स है, जैसे हिंदुस्तान में भाई हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने रूल बना दिया कि नहीं, इंडियन बैंक में डिपॉजिट करोगे, इंडियन बैंक में विड्रॉल लोगे, तो वो हाँ लोग हाँ। यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लिया उन लोगों ने। किसी और कंट्री में मान लो अब हम यूके में चले जाते हैं या सिंगापुर कहीं और चले जाते हैं, तो उन वहाँ की गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, तो इन ब्रोकर को वहाँ की गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करना है यदि वहाँ बिजनेस करना है तो। ओके ओके, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये इम्प्रेशन था कि इंडिया में फॉरेक्स रेगुलराइज नहीं है, तो नहीं 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 नहीं, अब अमूमन बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है ये कि सर इंडिया में या कई कंट्री में रेगुलाइज नहीं, नहीं इंडिया में एक सीधा 1999 के पहले रेगुलाइज नहीं था, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि सारे लोगों का ध्यान, सारे लोग अपना जो यूएस रिजर्व है ना वो सीधा बाहर भेज रहे थे, तो इंडिया में पैसा नहीं रह पा रहा था, तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी चिंता का विषय था।
बाकी 1999 में फेमा एक्ट को बना के उसको 2000 में अप्लाई कर दिया था, और 2000 के बाद आप बेझिझक हो गए। इंडिया गवर्नमेंट ने सारे ब्रोकर से बोल दिया है, यदि आपको बिजनेस करना है, आपको इंडिया की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। पहला रूल्स रेगुलेशन ये है कि आप इंडियन बैंक में पैसा डलवाओगे, इंडियन बैंक से विड्रॉल दोगे। आप अपने किसी भी देश की बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते और ना ही वहां से विड्रॉल करवा सकते। बस ओके यही इसमें रेगुलेशन का काम था। बाकी आप फेमा एक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना गूगल पे, फेमा एक्ट 1999, उसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं। जी जी। ओके ओके। तो आप एक, सॉरी मैं काफी क्वेश्चन हाँ हाँ, पूछूं श्योर श्योर, नहीं नहीं नहीं, श्योर श्योर श्योर, दिस इज योर क्लास सर, आई एम हियर ओनली फॉर यू, so you may थैंक ask यू थैंक whatever you want to ask. यू। आपकी क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए, तो मुझे तो काफी अच्छी लगी है। तो मेरा ऑफिस ऑफिस भी शुरू हो जाता है, लेकिन तब भी मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो हाँ जी एक क्वेश्चन, आप है ना क्रिप्टो में भी करते हैं क्या ट्रेडिंग? जी जी, मैं क्रिप्टो में भी करता हूँ, मैं स्टॉक में भी करता हूँ। मैं एक्चुअली मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ना। ओह मैं नाइस। हाइपर ट्रेडिंग कहीं नहीं करता, जहां मुझे ट्रेड बनती हुई दिखती है वहां मैं ट्रेड करता हूँ, और वही चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीज करनी चाहिए, है ना। क्रिप्टो में देखो, मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो बहुत रिस्की कहते हैं स्पेस है, बहुत ज्यादा रिस्की स्पेस है। इसमें आप चाहो तो आपको 100 रुपए रात ही रात में लाख रुपए हो जाए, और 100 रुपए रात ही रात में जीरो हो जाए, जीरो हो है ना। जाएंगे। तो बहुत रिस्की है ये। सबसे ज्यादा यदि फाइनेंशियल मार्केट में रिस्की स्पेस है तो वो है क्रिप्टो, फिर सेकंड पे है स्टॉक, और तीसरे पे है फॉरेक्स। मतलब 100 रुपए आपके क्रिप्टो में 200 रुपए कब हो जाए, 1000 कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा, और कब जीरो हो जाए पता भी नहीं चलेगा। पता मतलब नहीं चला। यदि क्रिप्टो में हम पैसे रख के सो रहे हैं तो सुबह पता चला तो या तो गायब ही हो गए वो। अभी आपने नाम सुना होगा यदि क्रिप्टो में लूना का क्रैश था, अभी बहुत हाँ सारे हाँ, क्रैश लूना आए था थे, ना। राइट है राइट, ना। लूना तो जीरो पे आ हाँ गई थी। हाँ, 0 पे आ गया था। अब वो एक पैसे के भी बहुत सारे लूना मिल रहे हैं, जहां कहाँ वो $250-300 एक मिलता था। जी जी जी। दूसरा रिस्की कौन सा है, स्टॉक। स्टॉक मार्केट 20-30-40-40% शेयर गिर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा हाई रिस्की कौन सा हो गया, क्रिप्टो। दूसरा हो गया स्टॉक। तीसरा है अपना फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स में है रिस्क, ऐसा नहीं रिस्क नहीं है, पर इसमें क्या कम है। जैसे मान के चलो आपकी कोई करेंसी थोड़ी बहुत नीचे गिर रही है, तो ऐसा नहीं है करेंसी ये गिरती नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगी। कल ऊपर आ किसी देश जाएगी। की करेंसी लगातार, किसी देश की मान के चलो आपने कोई ट्रेड लिए, है ना, बाई की ट्रेड ले ली, और उस करेंसी में मार्केट सेल पे चला गया, वो करेंसी सेल पे जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कसम खा के आएगा अब सेल पे जाएगा। यदि जी जी किसी जी। देश में यदि करेंसी 2-3 दिन भी लगातार गिरने लगती तो हाहाकार मच जाता है उस देश में, राइट राइट। है ना। अभी आपके यहाँ पे यूएस में है, आपको पता है आपके डॉलर की क्या हाल, क्या स्थितियां चल अरे रही है वहां पे, है जी ना। जी, यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई ना। हाँ, मैं एक्चुअली अपडेट रहता हूँ वहाँ की न्यूज़ से, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, आप सब लोगों को बताना होता है ना। तो आपके यहाँ जो अभी 2-3 दिन पहले अभी रिपब्लिकन बैंक बंद हुई है ना। उसके पहले सिल्वर गेट बंद हुई थी, उसके पहले राइट राइट सिलिकॉन वैली बंद हुई है। और राइट राइट, अभी बहुत सारे। सुनने में आ रहा है कि ये जेपी मॉर्गन और ये लोग इसको ओवरटेक कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन बैंक है यूएस में, तो वो इसको ओवरटेक करने की बात चल रही है। तो ये हाँ सारी न्यूज़ हाँ। मुझे अपडेट रहना पड़ता है वहां से, क्योंकि तभी तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि भाई ये ट्रेड अच्छी नहीं है, नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से लेमन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्लास में। थैंक यू। ओके सर। यस थैंक्स। चलिए, और मेरे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन। जी सर, हेलो सर। जी सर, बोलिए सर। सर हमने जैसे कि विड्रॉ के लिए डाला था, विड्रॉ किया था, लेकिन वो बट उसमें जो अकाउंट नंबर था तो आगे हमने जीरो नहीं लगाया, तो सर क्रेडिट हुआ नहीं अभी तक हमारा। सर जी जी। देखिए मैं आपको तो हमने बताता हूँ। कंप्लेन भी डाला हाँ है। हाँ, मैं समझ गया। मैं अब मेरी बात हाँ। सुनिए, है जी ना। जी। आप जहाँ क्लास ले रहे हैं ये IIGFM इंस्टीट्यूट जी जी है ना, जी ये ब्रोकर नहीं है ना। जी जी। ओके। आपके बीच में जो भी जिसके भी बीच में हम्म, जो भी आपका मीडिएटर, उनसे सीधे बात कर लो, है ना। जी जी बाकी जी मैं आपका नाम बता दो तो मैं आपकी क्वेश्चन पहुंचा दूंगा वहां पे, क्योंकि देखो जी मैं जी। सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आई एम नॉट बॉदरिंग ओके अबाउट हाउ मेनी ओके, क्लाइंट्स थैंक आर यू। देयर, हाउ मेनी इनरोलमेंट्स आर देयर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप। मैं तो सर यहाँ महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। एक सेकंड में आपके ये क्वेश्चन पहुंचा दूंगा, एक सेकंड। जी। वैसे तो आपका डाल दिया हूँ सर, कोई बात नहीं है। कंप्लेन तो डाल दिया हूँ। अच्छा अच्छा, सपोर्ट पे बात कर लेते हैं ना, सपोर्ट पे। जी सपोर्ट पे जी। भी आपका नाम ओके। सुनील है ना। जी 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 जी। सुनील महाराष्ट्र से है ना, एक सेकंड। हाँ। और आप किसके रेफरेंस से आए हैं। सर हमारे पंचरतन जी हैं और विलास जी थे। पंचरतन, हम्म। रतन, एक सेकंड, विलास, विलास जी। अच्छा, अब आपकी क्वेरी क्या है, आप बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन था आपका।
हाँ, क्वेश्चन यही था सर कि जैसे कि दोनों हम डाले थे, लेकिन जो अकाउंट था तो उसमें हमने आगे जो था जीरो नहीं लगाया था, इस अच्छा अच्छा कारण अच्छा, हमारा फेल पेमेंट हो गया जो है होगा, ना फेल हो गया फेल हो होगा। गया। हाँ हम्म। कोई बात नहीं, वो तो आप है ना, या तो उस पे सपोर्ट पे बात कर देना, या मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा, मैं आपका दोबारा जी से जी, ट्राई इनिशिएट करवा दूंगा। ओके ओके, थैंक ठीक है। बाकी यू। देखो DGCX का मुझे पता नहीं रहता कुछ भी ज्यादा डिटेल, क्योंकि उनका अपना है, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। जी जी, हम तो ये ओके कहते हैं भाई आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको जहां मर्जी है वहां आप काम करो। जी जी जी, ओके, चलिए, थैंक और यू। मेरे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? अच्छा हाँ रविंद्र जी, आपका आपका मैसेज मिल गया मुझे। हाँ, आप यदि सुन पा रहे हैं मुझे, तो हम आपको कल थोड़ा सा टाइम देकर थोड़ा सा और आपको इसको डिटेल में बताएंगे। बाकी ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको आपको टेलीग्राम पे कल सुबह 10:30 बजे मिल जाएगी। एक बार और देख लें यदि कुछ कंफ्यूजन हो। सुरेंद्र जी, एक क्वेश्चन और है सर। जी श्योर श्योर श्योर। ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, मेटा, क्या नाम है मेटा इसका? ट्रेडर 5 हमारा नहीं है सर, नहीं ये नहीं, आपका नहीं, ग्लोबली आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। ग्लोबली है। ये जितने भी ब्रोकर है ना, जितने भी हाँ, ब्रोकर रहते हैं दुनिया भर में, सब उसी पे ट्रेड करते हैं। नहीं नहीं, आपका सजेस्टेड है, मैं मेरा कहने हाँ का हाँ मतलब हाँ। ये है। तो फॉरेक्स में मैं ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास मेटा ट्रेडर 5 ही एक प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, मेटा कोड बोलते हैं जिसको, है ना। अच्छा, ओके। अब चाहे तो वो इस ऑक्टाएक्स हो, चाहे एक्सनेक्स हो, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, वो सब उसी पे ट्रेड करते हैं। हाँ जी सर अच्छा, बोलिए। तो इस केस में ये क्या मैकबुक पे नहीं इंस्टॉल हो सकता है क्या? किसका अच्छा, एप्लीकेशन, या ये मैं हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही है। एक्चुअली क्या है, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पे ना इसको हटा दिया है वहां से। अच्छा, अभी मैक आपको मैक के लिए? आपको याद हो उस समय वो न्यूज आई थी ना, जब स्विफ्ट से हटाया गया था इन लोगों को, हाँ 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 हाँ। है ना। तो उस समय वो हटा दिया, बाकी अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, दोबारा सुनने में आ रहा है मेटा कोड उस पर काम कर रहा है, तो वो कुछ दिनों में आ जाएगा मैक पे। ओके ओके, ऑल ओके, बस यही ओके क्वेश्चन, थैंक यू। ओके। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल शाम को। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। ओके।